हेलो दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक है जो सूक्ष्म जीव, मित्र और शत्रु। पहली बात है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और ये मित्र कैसे होते हैं और शत्रु कैसे होते हैं, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। और सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव कुछ ऐसे वातावरण में, हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े जीव जंतु सब मौजूद होते हैं, लेकिन वातावरण में कुछ ऐसे जीव जंतु मौजूद होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते, जिन्हें हमें देखने के लिए एक उपकरण की जरूरत होती है जिसे सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। यानी सूक्ष्म जीव वे जीव जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि हम उसे सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा देख सकते हैं, वे कहलाते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव छोटे छोटे जीव होते हैं और ये जीव कई प्रकार से हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं और हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं। अब कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं? जैसे कि शैवाल, आपने सुना ही होगा। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमें लाभ भी पहुंचाते हैं, और विषाणु हैं जो हमें हानि तक भी पहुंचाते हैं। ऐसे कई छोटे छोटे जीव होते हैं जो लाभ देते हैं, हानि देते हैं और जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। और अब इसमें आता है कि शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु, ये हमारे कई तरह से लाभदायक होते हैं और ये प्रकृति में स्वतंत्र भ्रमण भी करते हैं और स्वतंत्र तरीके से भी पाए जाते हैं। लेकिन ये विषाणु, विषाणु क्या होता है? जिसे हिंदी में वायरस, इंग्लिश में वायरस बोलते हैं और हिंदी में विषाणु। अभी विषाणु के तो हालांकि आपने देखा होगा हमारे देश में अब वर्तमान में जो चल रहा है कोविड-19 कोरोना वायरस, जो एक विषाणु की श्रेणी में आता है। और विषाणु क्या होते हैं? ये एकमात्र ऐसे छोटे छोटे जीव होते हैं जो किसी दूसरे शरीर में या किसी दूसरे परपोषी में अपना गुणन करते हैं, परपोषी में अपनी वृद्धि करते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये वायरस कहलाते हैं। अब विषाणु से, वायरस से कई प्रकार की बीमारियां भी होती है। आपने देखा होगा कि वर्तमान में जो हमारी एक महामारी चल रही है वो भी एक विषाणु जनित रोग है जिसे कोरोना वायरस बोला है। ऐसे ही विषाणु द्वारा कई सालों से, कई सदियों से ऐसे कई रोग हो जाते हैं। सामान्य तरीके से देखें तो जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, खांसी है और मलेरिया, अतिसार, ऐसे कई भी रोग है। और टाइफाइड, हैजा, ये सब जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ इन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही होते हैं। और अब अगली बात करें तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, हमने पढ़ लिया। देखते हैं कि सूक्ष्म जीव रहते क्या है, क्योंकि कई तरह के सवाल उठते हैं कि सूक्ष्म जीव है तो इस वातावरण में मौजूद, लेकिन वो रहते कहाँ हैं, कहाँ रहते हैं? क्योंकि हम आंखों से देख नहीं सकते तो अंदाजा नहीं लगा सकते कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। इसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म जीव वातावरण में प्रत्येक स्थिति में पाए जाते हैं। मरुस्थल है, नमी वाले क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र है, ऐसे कई क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। ये गर्मी में भी होते हैं, सर्दी में भी होते हैं और मनुष्य के, यहाँ तक कि जीव जंतुओं के शरीर के अंदर तक भी पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव। अब कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमेशा अकेले रहते हैं, जैसे कि अमीबा। अमीबा एक सूक्ष्म जीव ऐसा है जो हमेशा अकेला विचरण करता है। लेकिन कवक, कवक ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो समूह में रहते हैं, हमेशा गुट बनाकर रहते हैं और ग्रुप में रहते हैं सूक्ष्म जीव। अब कवक और जीवाणु भी सूक्ष्म समूह में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, जीवाणु भी समूह में पाए जाते हैं। अब ये बात हो गई कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, हम समझ गए कि सूक्ष्म जीव वातावरण में प्रत्येक स्थिति में मौजूद रहते हैं। अब अगली बात है कि हमारे लिए सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीव हमें क्या लाभ पहुंचाते हैं और क्या हानि पहुंचाते हैं? सूक्ष्म जीव और हम, अब सूक्ष्म जीव हमें क्या लाभ पहुंचाते हैं, पहले हम बात करते हैं। आपने सुना ही होगा दही, हमारे घरों में सामान्यतः दही बनाया जाता है और ब्रेड बनाई जाती है। दही व ब्रेड, दही और ब्रेड का निर्माण सूक्ष्म जीव से होता है। अब दही में सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं? आपने देखा होगा दही तो हमें सफेद रंग का दिखाई देता है, लेकिन उसमें सूक्ष्म जीव कहाँ होते हैं? तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि लैक्टोबैसिलस, दही में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस, ये दही में पाया जाता है। और कहाँ से आता है? दही में, दूध में नहीं होता है लेकिन दही में आता है। तो कहाँ से आता है? आपने सुना ही होगा एक जामन होता है जो खट्टी चीज का दिया जाता है, जामन के द्वारा लैक्टोबैसिलस दही में प्रवेश करता है, जिससे दही अलग अलग प्रोटीन, दही की प्रोटीन टूट जाती है और दही
दूध की प्रोटीन कैसीन प्रोटीन टूट जाती है, जिससे दही का निर्माण होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, जिसके टूटने से दही का निर्माण होता है और उसके अंदर लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है। और दूसरा है कि अल्कोहल का निर्माण। पुराने समय से ही जब अल्कोहल का निर्माण किया जाता तो अलग अलग सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता था। सूक्ष्म जीवों द्वारा अल्कोहल, पहले तो हमने पढ़ लिया कि दही का निर्माण होता है सूक्ष्म। अब दूसरा पढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों का अल्कोहल, सूक्ष्म जीव द्वारा अल्कोहल का निर्माण होता है। आपने देखा होगा कि एक गेहूं या इनके जो मक्का, इनके रस से यीस्ट द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। शराब, अल्कोहल आदि का निर्माण सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। और आपने एक और देखा होगा कि ब्रेड जो होती है वो फूल कैसे जाती है। ब्रेड के फूलने का कारण है कि ब्रेड में यीस्ट जो जीवाणु होता है, यीस्ट जिसे विज्ञान की भाषा में सैकेरोमाइसिस सेरेविसी बोलते हैं। और ये यीस्ट जीवाणु को जब किण्वन की क्रिया करवाते हैं तो इसमें श्वसन द्वारा ये यीस्ट फूल जाता है। फूलने के कारण ब्रेड हमें फूली हुई दिखाई देती है। ब्रेड का फूलने का कारण यही कि उसमें यीस्ट जीवाणु पाया जाता है और वो जीवाणु किण्वन की क्रिया द्वारा, श्वसन द्वारा फूल जाता है और जिससे ब्रेड में फूली हुई दिखाई देती है। और इसके द्वारा फूली हुई ब्रेड के द्वारा ही आपने देखा होगा केक का निर्माण होता है, पेस्ट्रीज का निर्माण होता है और ब्रेड, ऐसे कई चीजों का निर्माण होता है। और अब अगला आता है कि हमने अल्कोहल निर्माण पढ़ा, दही, ब्रेड आदि का निर्माण पढ़ा। और अगला है जो सूक्ष्म जीवों द्वारा वाणिज्यिक उपयोग। सूक्ष्म जीव वाणिज्य उपयोग, अपने जो अल्कोहल का निर्माण पढ़ा वो एक वाणिज्यिक उपयोग है। बड़े स्तर पर जब अल्कोहल, शराब आदि का निर्माण किया जाता है, और ये कैसे किया जाता है कि गेहूं, चावल व फलों के रस, गेहूं, चावल, फलों के आदि के रस में किण्वन की क्रिया द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। शराब का निर्माण कैसे होता है कि गेहूं में जब किण्वन की क्रिया करवाई जाती है, फलों के रसों में जब किण्वन की क्रिया करवाई जाती है तो वहां पर अल्कोहल का निर्माण होता है और अल्कोहल के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। और किण्वन, अब जो शब्द आ रहा है बीच बीच में कि किण्वन क्या होता है। अब जैसे कि गेहूं है, फलों का रस है, इनमें शर्करा पाई जाती है, चीनी पाई जाती है। अब इस शर्करा को अल्कोहल में बदलना, ये किण्वन की क्रिया होती है। शर्करा को अल्कोहल में बदलना, बड़े बड़े बर्तन होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव डालकर कई दिनों तक छोड़ दिया जाता है फलों के रस को। उसके बाद में धीरे धीरे वो अल्कोहल का निर्माण करते हैं। अब हमने पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग पढ़ा। इसके बाद में सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग। सूक्ष्म जीवों द्वारा कई प्रकार की औषधियां बनाई जाती है। औषधि जैसे दवा। औषधीय उपयोग क्या है? अब औषधीय उपयोग क्या है? पहली बार एक वैज्ञानिक हुए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने तृतीय विश्व युद्ध के समय एक पेनिसिलिन नाम की दवाई, जैसे 1929 में एक पेनिसिलिन नामक दवाई का निर्माण किया। और यह पहली दवाई थी जो एक सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई गई थी। और इसके बाद में कई प्रकार की दवाइयां, जैसे स्टेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन, और ऐसी कई प्रकार की दवाइयां, जैसे एरिथ्रोसाइनिन। ये दवाइयां सब सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है। और कैसे बनाई जाती है और दवाइयां सूक्ष्म जीव शरीर में किस, एक आपने शब्द सुना होगा प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक, जिसे शरीर में प्रतिजैविक जो दूसरे बाहर से रोगों से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, वो कहलाती है प्रतिरक्षा। और प्रतिरक्षा उत्पन्न शरीर में करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है, जिसे प्रतिजैविक हिंदी में बोलते हैं, प्रतिजैविक का उपयोग किया जाता है। और एक बात होती है कि एंटीबायोटिक बना तो लिया हमने, लेकिन एंटीबायोटिक का उपयोग हर किसी अलग अलग प्रकार की होती है, इसलिए एंटीबायोटिक का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह लेने पर ही करें। और अगला जो औषधि के बाद में वैक्सीन,
जिसे टीका बोलते हैं। और आज के टाइम में हम इसका बहुत ही कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये महामारी फैलती जा रही है, इसलिए वैक्सीन का निर्माण। अब वैक्सीन भी सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्माण होती है, जैसे कि चेचक है। चेचक एक समय में बहुत ही महामारी का रूप ले चुका था। उस समय एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। वैक्सीन को सामान्य भाषा में टीका बोलते हैं। एडवर्ड जेनर नाम के वैज्ञानिक ने 1798 में चेचक के टीके का आविष्कार किया था। और ऐसे भी कई प्रकार के रोगों से लड़ने के लिए, अब वैक्सीन क्या होता है, हमने जो पहले औषधि देखी वो तो एक समय में किसी रोग से लड़ने की क्षमता उत्पन्न करती है, लेकिन वैक्सीन बचपन में ही छोटे बच्चों को दी जाती है, टीका लगाया जाता है। उसके बाद में उसमें उम्र भर उस रोग से लड़ने के प्रति क्षमता बनी रहती है, और इसे ही बोलते हैं वैक्सीन। और इसके बाद भी कहता है वैक्सीन का निर्माण हो गया सूक्ष्म जीवों द्वारा, चेचक के टीका और पोलियो का टीका, ऐसे कई वैक्सीन का निर्माण हुआ है। और इसके बाद में मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, मिट्टी की उर्वरता ये भी एक सूक्ष्म जीवों द्वारा होती है। मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि, अब क्या होता है कि जमीन के अंदर फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में एक राइजोबियम नाम का जीवाणु पाया जाता है, और वो जीवाणु नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन चक्र को वायुमंडल में बनाए रखता है। और नाइट्रोजन राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो एक सूक्ष्म जीव है, और वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, और जिससे नाइट्रोजन हमेशा प्रकृति में नाइट्रोजन का समान स्थिति बनी रहती है। और यही सूक्ष्म जीवों का मृदा की उर्वरता बढ़ाने में उपयोग है। और ये थे हमारे सूक्ष्म जीवों द्वारा हमें प्राप्त होने वाले लाभ। और अगला जो पढ़ेंगे एक और पर्यावरण में शुद्धिकरण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो सड़े गले अपशिष्ट होते हैं जो वातावरण में फेंक दिए जाते हैं, वो सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित किए जाते हैं, और अपघटित करने के बाद में वो सूक्ष्म जीव उनको मृदा में बदल देते हैं और वातावरण को प्रदूषित होने से बचाते हैं। और ये थे हमारे सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले लाभ। और सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों द्वारा हमें मिलने वाली हानियां। और वायरस एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमेशा हमें नुकसान पहुंचाता है, और ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। और आप बने रहिए और देखते रहिए कमेंट।